संविधान सभा का प्रतिनिधित्व स्वरूप। कांग्रेस के अंतर्गत समाजवादी वर्ग तथा कुछ अन्य दलों द्वारा यह आपत्ति की गई कि संविधान सभा वास्तव में भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि इसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा किया गया है। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने कहा कि यह संविधान सभा अपने गठन में उस संविधान सभा से बहुत भिन्न है जिसकी रूपरेखा पंडित नेहरू ने हमारे सामने रखी थी। इसकी रचना ब्रिटिश सरकार ने की है, इसलिए हम इसके द्वारा उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने की आशा कदापि नहीं कर सकते जिसके लिए हम संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए था। सैद्धांतिक दृष्टि से उपयुक्त विचार बिल्कुल ठीक लगता है, किंतु स्वतंत्रता की प्राप्ति के पूर्व और स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद की जो परिस्थितियाँ थी, विशेषकर भारत विभाजन और उसके बाद बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा ने सांप्रदायिकता और देशव्यापी अशांति का जो वातावरण उत्पन्न कर दिया था, उसमें संविधान सभा के गठन के लिए आम चुनाव कराया जाना संभव ही न था। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के कारण भले ही संविधान सभा को एक प्रतिनिधि संस्था न कहा जाए, लेकिन अपनी सदस्यता की दृष्टि से वह देश के हर क्षेत्र, धर्म, वर्ग और व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करती थी। उसमें सभी दलों के चोटी के नेता, विधिवेता, बुद्धिजीवी तथा प्रशासनिक योग्यता रखने वाले लोग शामिल थे। उदाहरण के लिए पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, के.एम. मुंशी, आचार्य जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राधाकृष्णन, एन.जी. अयंगार, के. संतनाम, बी. शिवराव आदि। मुस्लिम लीग के टिकट पर चुने गए वह सदस्य भी जो पाकिस्तान नहीं गए, उन्हें भी संविधान सभा में शामिल किया गया। के. संतनाम के अनुसार जनमत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। ग्रेनविले ऑस्टिन का कहना है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और इस दृष्टि से भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी न होने पर भी संविधान सभा अत्यधिक प्रतिनिधित्वात्मक संस्था थी।